सबको मैसेज डाल। We'll go ahead with this meeting now. आज हम बात करेंगे नी पेन के ऊपर। ऐसे जैसे हमें पता है कि नी पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सभी को कभी ना कभी हुई है। तो उसके रिलेशन में थोड़ा सा आपको इन्फो या जो भी हम दे सके अपनी तरफ से वो देने का ट्राई करेंगे। मैं डॉक्टर संजय सिंह हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आई ओनली प्रैक्टिस स्पेशलिटी शोल्डर, नी एंड एल्बो सर्जरी। I thank Dr. Ajay for inviting me for this meeting. जो मेरा फर्स्ट स्लाइड है इसमें मैंने बेसिक्स जो दिखाया है। बेसिकली हमारे नी की जो बनावट होती है, बेसिकली नी इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स। ऊपर की तरफ फीमर होती है, नीचे पटेला। डॉक्टर अजय, आर यू गेटिंग मी? Yeah, I am getting you, sir. Yeah. Recording. Okay. Yeah, sir. Started, sir. Yeah. तो बेसिकली नी में 3 बोन होती हैं। फीमर, ऊपर वाली बोन को हम फीमर कहते हैं, नीचे वाली बोन को हम टिबिया कहते हैं। जो सामने जो नी कैप, जिसको कॉमन लैंग्वेज नी कैप बोलते हैं, उसको पटेला कहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो एक तरीके से जो नी का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है बॉडी में। मतलब काफी बड़ा सरफेस आर्टिकुलेट करता है और ऑलमोस्ट फ्लैट होता है बिल्कुल दोनों बोन्स के तरफ से। तो इस सरफेस को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, फ्लैट सरफेस को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेनिस्का, जिसको हम कहते हैं, जो सेमी सर्कुलर शेप के होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेनिस्का हैं। नी को साथ में होल्ड करने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। ये लैटरल कोलैटरल है, लैटरल मतलब बाहर वाला, मीडियल मतलब अंदर वाला, एंड 2 क्रूशिएट बोलते हैं, क्रॉस शेप के लिगामेंट्स होते हैं। इसको ये एंटीरियर क्रूशिएट है और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। तो ये 4 मेन लिगामेंट्स है। वैसे बहुत सारे लिगामेंट्स नी में जिन पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, आसपास की मसल्स पे डिपेंड करती है। एंड सारे जो सरफेसेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, सब में कार्टिलेज होता है। ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज कार्टिलेज, व्हिच मेक्स द जॉइंट स्मूथ। हमारे हर बॉडी के हर जॉइंट में कार्टिलेज होता है। अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंगली अलग टाइप का कार्टिलेज होता है। तो ये कार्टिलेज इज द स्मूथ फिनिशिंग व्हिच अलाउज द बोन टू मूव फ्रीली। मतलब बोन्स बिना किसी पेन के, बिना किसी फ्रिक्शन के मूव करती हैं। वो कार्टिलेज पे डिपेंड करता है। नी में पेन के कॉजेस हम डिसाइड कर सकते हैं। एज, कोई चोट लगी है या आपको कोई दूसरा जॉइंट पेन है। दूसरे जॉइंट पेन होने के जो हम लोग बोलते हैं संधिवात वगैरह, या दूसरी कोई बीमारी की वजह से नी पेन हो रहा है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है रादर देन नॉर्मल पेन से। या आपको अगर बैक एक है तो उसके वजह से भी आपको नी में पेन आ सकता है। तो जो हम पहली कंडीशन देखेंगे, चोट लगना। नी में चोट लगने की वजह से जो नी में पेन होता है, तो कौन सी चोट सीरियस है, कौन सी हम इग्नोर कर सकते हैं, उस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। एक तो ट्विस्टिंग इंजरी काफी कॉमन होती है नी में। हम रोजमर्रा जैसे हम रोड पे चल भी रहे हैं, सडनली एक खड्डा आ गया और हमारा पैर उसमें चला गया और हमारा नी ट्विस्ट हो जाता है। सीढ़ी से चढ़ते उतरते वक्त हमारा नी ट्विस्ट हो सकता है, या कहीं पैर फंस गया, हम गाड़ी से गिर गए तो नी ट्विस्ट हो सकता है। तो ट्विस्टिंग इंजरी में इतना सिवियर फोर्स लगता है नी पे कि अंदर के लिगामेंट्स या मेनिस्का उसमें फट सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी नी में पॉपिंग साउंड आती है, पॉट करके आवाज आती है, या आप इमीडिएटली अगर आप उठ नहीं पाते हैं, नी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आती है, तो ये एक मार्कर है कि आपको हो सकता है कि कोई सीवियर इंजरी हो नी के अंदर। सीवियर इंजरी मतलब 2 टाइप की हो सकती है। एक तो नी का फ्रैक्चर हो सकता है या एक लिगामेंट इंजरी हो सकती है। अगर फ्रैक्चर है तो बहुत सीवियर पेन होता है, उसमें तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट बहुत बार इंजरीज इतनी ज्यादा सीवियर नहीं होती हैं। उन पेशेंट्स में आप क्या कर सकते हैं, घर पे आके आप रेस्ट लें। आइस लगाना बहुत जरूरी है, बर्फ से सिकाई करके ही स्वेलिंग कम होती है। एक कॉमन नोशन है कि हमने गर्म सिकाई कर दी, उससे पेन और बढ़ जाएगा। कभी भी अगर आपको किसी भाग में चोट लगी है तो आइसिंग स्पेशली जॉइंट्स के लिए बेटर होती है पेन रिड्यूस करने के लिए। तो अगर सिंपल इंजरी है तो यूजुअली 7-10 डेज में आराम पड़ना शुरू हो जाता है और आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपको लग रहा है कि स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा, तो इमीडिएटली आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। अपने लेवल पे आप उसको इन्वेस्टिगेट या ये ना करें, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास से मिलें और फिर अकॉर्डिंगली आप उसको टेक ऑन कर सकते हैं कि उसमें आगे क्या इन्वेस्टिगेट करना है, एक्सरे करना है, एमआरआई करना है।
तो इंजरी में हम सबसे पहले देखते हैं मेनिस्कस इंजरी को। जो मेनिस्कस होता है वो हमारा नी का ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है नी में, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। वो उसका एक कॉमन एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कोई ट्रक है, उसमें अगर हम 4 पहिए लगा रहे हैं तो वो चारों पहिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसफर करते हैं जमीन की तरफ, ट्रक का वेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर उसमें हमने 2 पहिए निकाल दिए और गाड़ी सिर्फ 2 पहिए पे चल रही है, तो सारा फोर्स वो उन 2 पहियों पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा रादर देन स्प्रेड होना, और वो जो पर्टिकुलर एरिया जहां पर फोर्स कॉन्सेंट्रेट होगा वहां पर नी पेन बढ़ जाए, वहां पर वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा उस टायर का। सेम इफेक्ट होता है मिनिस्कस में। अगर मिनिस्कस में चोट लग गई तो मिनिस्कस नॉन फंक्शनल हो जाता है, और जो सरफेस, जो एरिया जो डिवाइड करता है, जो फोर्स को डिवाइड करता है, वो एरिया काफी कम हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो फोर्स यहाँ से यहाँ तक पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर बिना मिनिस्कस के वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में डिवाइड होगा, और उस एरिया में बहुत ज्यादा फोर्स होने की वजह से वहां पर कार्टिलेज खराब होना शुरू हो जाएगा। तो बिना मिनिस्कस के नी पे लोड कम 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आप, ये हमारा अंदर की पिक्चर है आर्थ्रोस्कोपी की। ये है सेमी सर्कुलर शेप है, ये मिनिस्कस जो हम बोलते हैं वो मिनिस्कस यही है, और ये टोन मिनिस्कस है। इस एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पेयर शेप दिख रहा है, ये फटा हुआ मिनिस्कस है। प्रॉब्लम क्या होती है, मिनिस्कस एक अवैस्कुलर, मतलब उसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, स्पेशली ये बाहर वाले एरिया में जहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ये ठीक से हील भी नहीं होता है अपने आप से। और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद, स्पेशली 35-40 के बाद, इसकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो मिनिस्कस टेयर जितना छोटा होगा उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। छोटे टेयर्स में यूजुअली हम क्या करते हैं, उस पार्ट को खाली ट्रिम कर देते हैं, थोड़ा सा निकाल देते हैं ताकि वो आगे एडवांस ना हो। अगर एडवांस हो गया तो आपका सारा मिनिस्कस खराब हो जाएगा, और उसको रिपेयर करने के बाद भी कोई ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स में इसकी रिकवरी ठीक नहीं होती है, एंड हीलिंग चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसका जब पहली बार चोट लगी है तभी इसका अच्छे से अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे वो है हमारे नी के लिगामेंट्स। तो मोस्ट कॉमनली जो इंजर्ड लिगामेंट है वो एसीएल है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये लिगामेंट पीछे से आगे तक जाता है और नी को आगे जाने से रोकता है। तो जब ये लिगामेंट नहीं होगा, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये नी बिल्कुल लाइन में है, ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन दोनों एक लाइन में है, और यहाँ पर ये लिगामेंट टूटने के वजह से नीचे वाली बोन आगे सरक गई है। तो ये मूवमेंट, आगे पीछे वाला मूवमेंट बढ़ जाता है लिगामेंट टूटने की वजह से, और आपका रोटेशनल मूवमेंट भी बढ़ जाता है लिगामेंट टूटने की वजह से। ये लिगामेंट अपने आप से कभी हील नहीं होता है, अनलेस थोड़ा सा पार्शियल टेयर हो तो सेटल हो जाएगा, बट अगर कंप्लीट टेयर है तो हील नहीं होता है। इसके साथ में और कितनी इंजरीज है उस पर डिपेंड करता है कि आपका आउटकम क्या होगा। अगर सिर्फ सिंगल लिगामेंट टेयर है, इतनी ज्यादा एक्टिविटी लेवल नहीं है, तो हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह से आप ठीक हो सकते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा लैक्सिटी है, इंस्टेबिलिटी है, और उसको हमने इसे छोड़ दिया, तो ये कॉन्स्टेंटली आपका नी हर मूवमेंट में, आप चलोगे, आप सीढ़ियां चढ़ोगे, उतरोगे, आप दौड़ोगे तो मूव होगा। ये मूवमेंट के वजह से कार्टिलेज खराब होना शुरू हो जाएगा। कार्टिलेज नी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम रीजनरेट नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। एक बार जो कार्टिलेज खराब हो गया, उसको हम लोग रीडेवलप नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो इंजरीज जो पहले अगर छोटी हैं और उसको छोटे रहते ही हम टैकल कर लें तो हमें प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। ये कुछ आर्थ्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं, जैसे ये नॉर्मल लिगामेंट अगर रहा है आपका तो ये इस तरीके से दिखता है, और ये जो नी का जो टोन एसीएल है इस तरीके से दिखता है, और ये हमने नया लिगामेंट डाला है, रिकंस्ट्रक्शन। एसीएल को हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसको हमें नया डालना पड़ता है। आपके बॉडी से ही हम टेंडन हार्वेस्ट करके उसको लिगामेंट का शेप बना के हम जॉइंट में आर्थ्रोस्कोपी करके हम उसे वापस डाल देते हैं, तो उसे हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। वी मेक कंप्लीटली अ न्यू लिगामेंट। तो चोट में सबसे ज्यादा कॉमन जो इंजरीज होती है वो होता है एसीएल और मिनिस्कस में, ये सबसे कॉमनली इंजर्ड स्ट्रक्चर्स है नी में। अब आते हैं हम जिसमें चोट नहीं लग रही है और फिर भी आपको पेन हो रहा है, स्पेशली यंग पेशेंट्स, 20-25 साल में आपको नी में पेन हो रहा है, तो उसके क्या कॉजेस हैं। सबसे कॉमन कॉज है एक समथिंग विच कॉल एज कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। जो हमारी नी कैप होती है उसके अंडर सरफेस में स्वेलिंग हो जाती है कार्टिलेज में, उसे हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला कहते हैं। सबसे कॉमन कॉज है ये यंग पेशेंट्स में स्पेशली।
नैगिंग जिसको हम कहते हैं, पूरा दिन पेन करेगा, आप सीढ़ी चढ़ उतर रहे हैं तब पेन शुरू हो जाएगा, आप सिटिंग पोजीशन से खड़े हो रहे हैं तो पेन होगा, और ज्यादा देर अगर आप पैर फोल्ड करके बैठे हैं तो पेन ऐसा लगेगा कि आपका नी ब्लॉक हो गया है या नी बिल्कुल ही नम हो गया है और पेन बढ़ेगा। यूजली जो कार्टिलेज की लेयर होती है काफी मोटी होती है, बट जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो वो पेन प्रोड्यूस करता है, तो वो साइन है कि कार्टिलेज में डैमेज शुरू हो गया है। तो अगर हम इसको इसी स्टेज पे रोक दें तो हम उसे वापस हील कर सकते हैं, बट अगर ये प्रोसीड कर जाएगा तो फिर इसमें हीलिंग बहुत मुश्किल होती है एंड ये परमानेंट इशू हो जाता है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? सबसे कॉमन कॉज है पटेला की जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। जैसे पटेला एक पर्टिकुलर एरिया में नी में ग्लाइड करता है, जैसे इस गैप में ग्लाइड कर रहा है, और इसकी अलाइनमेंट में अगर थोड़ी भी चेंज हो जाती है ड्यू टू मसल वीकनेस तो पेन करेगा। दूसरा है कि हमारी डेली एक्टिविटीज, अगर हमारा काम ज्यादातर पैर मोड़ के बैठना है तो ये प्रॉब्लम देगा। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, नॉर्मल जो आपका जो वेट है रनिंग में नी पे उससे 4 गुना वेट लगता है। मतलब अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल 50 किलो के हैं, आप जब रन करेंगे तो आपको 200 किलो फोर्सेस नी पे आएंगे, बट अगर आप स्क्वाट करेंगे या पलथी मार के बैठते हैं तो नी पे 8 गुना लोड आता है, तो वही फोर्सेस डबल हो जाते हैं रनिंग से भी ज्यादा स्क्वाटिंग में। तो वो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए जब आपको पेन कर रहा है। और हमें अपने लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज करनी पड़ेगी, स्क्वाटिंग कंप्लीटली बंद करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि वो नी कैप से फोर्स हटके किसी और एरिया में चला जाए, जो उस एरिया का फोर्स वहां पर लग रहा है वो नॉर्मल नहीं है। शुरू में हम मेडिसिन देते हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी का, उसके बगैर आपका ये पेन सेटल नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं एज रिलेटेड। जैसे हमारी एज बढ़ती है नी वेयर आउट करना शुरू करता है। जैसे गाड़ी के टायर की लिमिट होती है 60,000 70,000 किलोमीटर की लिमिट है, वैसे हमारी की भी एक लिमिट होती है कि हम उसे कितना, हर एक बॉडी पे डिपेंड करता है, बट यूजुअली 55-60 के आसपास नी वेयर आउट होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये अंदर वाली साइड से ज्यादा शुरू होता है, मिडिल साइड जिसको हम कहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अदर कंपार्टमेंट्स में जाता है। आजकल हमने देखा है, वैसे आजकल ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू होना शुरू हो गई है। 45-40s में हम देखने लगे हैं पेशेंट्स नी पेन के साथ में जिनके मिडिल कंपार्टमेंट काफी छोटा हो गया है या कार्टिलेज लॉस काफी ज्यादा हो गया है। जैसे मैंने पहले बताया था, कार्टिलेज जो लॉस है वो परमानेंट है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमें इसे, अगर एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गया है तो हम इसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट हम इसको डिले कर सकते हैं। सपोज आपको 45 में नी पेन शुरू हुआ है, तो हम क्या केयर कर सकते हैं, क्या इशू ठीक कर सकते हैं कि हम उसे एक्सटेंड कर सकें अगले 5-10 साल तक, ताकि वो प्रोग्रेस ना करे। तो उसमें आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे अब आगे बताएंगे एक्सरसाइजेस काफी इंपॉर्टेंट। थोड़ा इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नी है वो यूजुअली 3 या 4 स्टेजेस से प्रोग्रेस करता है। ये सिंपल फिगर दिखाऊंगा। ये अंदर वाली साइड है जिसको हम मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं, ये बाहर वाली साइड है जिसको हम लैटरल कंपार्टमेंट कहते हैं, एंड ये आगे वाली साइड है जिसको हम पटेलोफीमोरल या नी कैप के नीचे वाला जो एरिया है उसको कहते हैं। तो ये यूजुअली ये शुरू होता है तो अंदर वाली साइड से होता है, जिसको हम मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस कहते हैं। एक बार ये स्टेज स्टार्ट हो गया और काफी एडवांस है, तो उसमें फिर एक लेवल के बाद मेडिसिन या एक्सरसाइजेस काम नहीं करती हैं। हमें इसके लिए कोई सर्जिकल सॉल्यूशन ही ढूंढना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे इसके सर्जिकल ऑप्शंस भी चेंज होते हैं, और उसमें एज काफी मैटर करती है। तो अगर आप की एज कम है और आपको मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस है, तो एक रूटीनली हम सर्जरी करते हैं प्रिजर्वेशन, मतलब नी को बचाने के लिए। वो आप इस एक्सरे में देखेंगे ये वाली साइड कंप्लीटली वेयर आउट हो चुकी है। ये जो हाइट दिख रही है ये कार्टिलेज की हाइट होती है नॉर्मली। तो ये इस साइड पे कार्टिलेज नॉर्मल है, बट अंदर वाले साइड कोई कार्टिलेज नहीं होने के वजह से नी बिल्कुल एक दूसरे पे रब कर रहा है, और उसके वजह से आपको पेन हो रहा है। ये पेन आपको ना किसी मेडिसिन से ना या एक्सरसाइज से कंट्रोल होगा। एक सर्टेन लेवल के बाद आपको जब इस तरीके से बोन बोन पे लग रही है तो आपको एक्सरसाइज से भी कोई डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा। उसमें हम जॉइंट को कंप्लीटली रीअलाइन कर देते हैं, हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी करके एक सर्जरी करके, जिसमें हम बोन को कट करके उसको रीअलाइन करते हैं, ताकि जो वेट बेयरिंग पोर्शन है, जो जो एरिया से लोड जाएगा वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इस सर्जरी के बाद जो पहले लोड आपका यहाँ से जा रहा था, सर्जरी के बाद वो लोड इस यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे ये गैप ओपन हुआ है, इसमें कार्टिलेज नया नहीं बना है, जबकि हमने सिर्फ नी की अलाइनमेंट चेंज करी है और लोड ट्रांसमिशन चेंज किया है। लोड अब यहाँ से जाना शुरू हो गया है। तो ये
सही मायने में जॉइंट प्रिजर्वेशन है, मतलब इसे हम जॉइंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं, जॉइंट के बार बार सर्जरी करके उसको रीअलाइन करते हैं। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो पार्शियल जो नी रिप्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट। इसमें जो एरिया इरोडेड है हम उसे सिर्फ उस एरिया को रिप्लेस करते हैं, बिना पूरा जॉइंट को हाथ लगाए हुए, सिर्फ जो कार्टिलेज जितना खराब था हमने उसको ही रिप्लेस कर दिया। ये भी बहुत अच्छी सर्जरी है, बट इसके स्पेसिफिक लिमिटेशंस है। इसके और जो पिछली वाली सर्जरी जो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी है, इनके लिमिटेशंस ये हैं कि इन्हें बाकी लिगामेंट्स वगैरह ठीक होने चाहिए, स्पेशली सेकेंड स्टेज में हम इसे नहीं कर सकते। हम इसे सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट, जब हमारा सिर्फ अंदर वाला साइड इन्वॉल्व है, तभी हम ये 2 सर्जरीज कर सकते हैं। एक बार पैटेलोफीमोरल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया तो इनमें से कोई भी सर्जरी हम करेंगे आपको पेन रिलीफ नहीं मिलेगा। लास्ट स्टेज जो है जिसमें पूरा नी वेयर आउट हो चुका है, उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जिसमें है टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं। एक्चुअली इसमें हम देखा जाए तो क्लासिकली देखा जाए तो हम इसे सिर्फ रीसरफेस करते हैं। आपकी नी की जो कैपिंग है, जो कार्टिलेज की कैपिंग है, उसका सरफेस हम चेंज कर रहे हैं रादर देन नी को कंप्लीटली बदले हुए। तो सिर्फ ऊपर की तरफ मेटल कंपोनेंट होता है, नीचे मेटल कंपोनेंट होता है और बीच में प्लास्टिक का एक लाइनर होता है, हाई ग्रेड प्लास्टिक का लाइनर होता है, जिससे हम नया आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाते हैं और आपका पेन चला जाता है। केयर के भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इसकी लॉन्गेटिविटी एक बहुत डिबेटेड इशू है, कितना लंबा चलेगा। हमने देखा है स्टडीज में कि ये 12 से 25 साल तक चलता है, बट हम जितना जल्दी इसको करेंगे उतना जल्दी वेयर आउट होगा। ये पेशेंट के एक्टिविटी पे काफी डिपेंड करता है, तो ज्यादातर हम ट्राई करते हैं कि जितना हम इसको डिले कर सके। आइडियल एज है 60 ईयर्स, अगर हम किसी भी कारण से 60 ईयर्स तक अगर खींच लें बाकी सब मेथड्स करके, तो टीकेआर के रिजल्ट्स काफी अच्छे हो जाते हैं। बट कभी कभी जल्दी एज ग्रुप में भी करना पड़ता है, पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब होती है कि हमें कोई ऑप्शन नहीं बचता और इवेंचुअली टीकेआर करना पड़ता है। टीकेआर मेरे हिसाब से एक लाइफस्टाइल सर्जरी है बेसिकली, जिसमें आपको आपके लिमिट्स पता होने चाहिए कि आपको कितना रिजल्ट आएगा और आपको इसके लिए क्या करना है इसको बचा के रखने के लिए, ताकि हमें नेक्स्ट सर्जरी ना करनी पड़े। तो ये एक आर्थ्रोस्कोपिक पिक्चर हम देख रहे हैं जिसमें ये ऊपर वाला कार्टिलेज नॉर्मल है, नीचे वाला नॉर्मल है, और ये दूसरी इमेज जिसमें कार्टिलेज वेयर आउट होना शुरू हो गया है। इस तरीके से दिखता है, ये एक बिल्कुल स्मूथ है और यहाँ पर ऑलरेडी इसकी इरोजन शुरू हो गई है। नी पेन बैक प्रॉब्लम्स की वजह से भी काफी कॉमन है। इनफैक्ट काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोग एक साथ से नी की ट्रीटमेंट लेने के बाद एक्चुअली पेशेंट्स को पेन हो रहा है, होता है बैक की वजह से। बेसिकली हमारी सारी पैरों की नसें जो है वो बैक से अरेज करती हैं, तो अगर प्रॉब्लम ऊपर होगी तो आपको पेन नीचे होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पेन ऊपर ही हमेशा पेन ऊपर ही हो, कभी कभी हम उसे रिफर्ड पेन कहते हैं कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकती है। तो बैक में यूजुअली जब पेन होता है तो पेन शुरू होता है नी के बैक साइड या बाहर वाली साइड, आउटर साइड से। तो नी के बैक या आउटर साइड का पेन ज्यादातर नी से नहीं होता है, वो हमेशा बैक से होता है। पैरों में थकावट की सेंसेशन होती है, आप ज्यादा दूर चल नहीं पाते हो, थोड़ा दूर चल के पैरों में हैवी थकावट लगना शुरू हो जाएगी, वो भी एक बैक साइन है कि आपके पेन हाँ, कभी कभी पैरों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि पूरा लोअर बैक से लेके हम नीचे पैरों तक नमनेस आ जाती है। तो इसे डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि आपका पेन बैक से आ रहा है या नी से आ रहा है। तो एक हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए नी पेन होने के लिए। एक तो वेट गेन, वेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जितना आपका वेट बढ़ेगा उतना नी पे वेट बढ़ेगा। तो किसी भी सूरत में वेट गेन हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो हमें अप्रोप्रिएट वार्म अप या स्ट्रेचिंग करनी चाहिए टू अवॉइड इंजरीज। बहुत बार क्या होता है, हमारी रिदम डेवलप नहीं हुई होती और हम इमीडिएटली प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं एंड वी फॉल, एंड उसके वजह से हमें नी इंजरी होती है। स्क्वाटिंग या सिटिंग क्रॉस लेग प्रोलॉन्ग टाइम तक अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह के हमने बताया, इंडियन टॉयलेट यूज करना या अलती पलती मार के बैठना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है अगर हम लॉन्ग पीरियड्स के लिए करें। थोड़ा बहुत हम बेसिक एक्सरसाइज हर एक को करनी चाहिए नी पे। जब यूजुअली स्पेशली 45-50 के आसपास जब हमारी एज जाती है तो हमारी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है और नी वेयर आउट होना शुरू हो जाता है।
तो नी का लोड इक्वलाइज करने के लिए हमें थोड़ा मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अगर हमें सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, काफी दिन से प्रॉब्लम है, तो एक डॉक्टर को मिलें, उसे दिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें। आजकल एक बहुत कॉमन सिनेरियो है कि हम आजकल मैराथन्स वगैरह अटेंड करते हैं या सारे जो स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि एक तो हर आदमी सेम नहीं होता, हर एक की प्रिपरेशन सेम नहीं होती, तो हमें अपना जो लेवल है ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बाजू वाला हमारा 10 किलोमीटर दौड़ रहा है एक साथ में, तो मैं भी कल से कर दूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए एडजस्टेड नहीं है। तो हमेशा हमें ग्रेजुअल इंक्रीज करनी चाहिए पेस और डिस्टेंस में। वार्म अप बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले कहा, टू अवॉइड स्टिफनेस एंड सोरनेस। रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो एरिया की मसल्स में थोड़ा बहुत वेर एंड टेयर, माइक्रो लेवल पे वेर एंड टेयर होता है, उससे रिकवर करने के लिए उस एरिया को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो हमें बीच बीच में इंटरमीडिएट रेस्ट देना बहुत जरूरी है। फुटवेयर हम प्रॉपर सपोर्ट के साथ अगर रनिंग करेंगे तो स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि हम यहाँ पर ग्राउंड्स तो है नहीं, हमें रोड पर जाना पड़ता है, हमारे रोड्स पे पॉटहोल्स हैं, अनइवन सर्फेसेस हैं, तो अगर शू का बैलेंस ठीक नहीं है तो आप गिर सकते हो, गिर के आपको इंजरी हो सकती है या आपके रनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, और वो आगे जाके और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पानी, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो हाइड्रेशन एंड सॉल्ट इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मसल्स में क्रैम्प होना शुरू हो जाएंगे एंड एनोरेबिक रेस्पिरेशन बढ़ेगा। और जिन्हें रनिंग नहीं कर सकते किसी भी वजह से, एक फास्ट वॉक अगर भी करें हम, तो भी ऑलमोस्ट रन आउट इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज। जितनी हम रनिंग में कैलोरीज बर्न करेंगे उतनी ही कैलोरीज हम ब्रिस्क वॉक पे बर्न करते हैं। तो फास्ट चलना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है नी पेन के लिए। थैंक यू। डॉक्टर अजय, आप अपनी प्रेजेंटेशन, यू कैन गो अहेड विद योर प्रेजेंटेशन एंड देन विल टेक क्वेश्चंस लेटर ऑन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं। या सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अजय, ऑर्थो स्पोर्ट्स फिजियो, और आज हम बात करेंगे मोस्टली नी पेन के बारे में। डॉक्टर संजय सिंह इज ऑर्थोस्कोपिस्ट, नी स्पेशलिस्ट। सर ने काफी सारा एरिया कवर किया, कॉसेस, what are the reasons, how the knee pain started, and what are the causes and what precaution we have to take. So from the physiotherapy point of view, I will take the session overhead. So first we'll mostly what is the physiotherapy, how the physiotherapy helps. The fact about physiotherapy is the goal of physiotherapy is to restore full of partial function of an affected body part or to individual up other muscles to make up for the weak ones. So before coming any patient or anyone to us, so first we take the initial assessment. What are the initial assessment? Mostly we see the injury, which type of injury he has. He has a history of fall, history of any uh, road traffic accident or any trauma, and after that we take the how is the pain, how is the nature of the pain. Sometimes the on osteopathic attack the pain are very acute, so patient cannot bear only, so the pain is so tremendous. And after that by moving the joint, sometimes the patient only claims कि गिरते समय हमें क्लिकिंग का आवाज आया था, या while moving the joint we get the clicking sound, और समटाइम देर इज कि लॉक हो गया, नहीं हम चलते समय हम कहीं गिर गए, या बेड से उतरते समय, या कोई while walking on the road or while walking down the staircase they fell down. और जैसे कि मोस्टली गिविंग अवे इज वेरी कॉमन इन द ACL reconstruction, ACL tear. If the patient complain of pain ki giving away, so many chances are there ki there is a chances of ACL injury is there, because ACL is the only ligament to नी को स्टेबलाइज करके रखता है। जैसे कि आपको इट हेल्प्स टू प्रोपुलेट, आप जब भी चलते हैं तो वो अपने को नी को जॉइंट को स्टेबल करके रखता है। एंड इट विल समटाइम्स बी द इंस्टेबिलिटी आल्सो इफ द ACL tear is there or meniscal tear is the any trauma is there, so there is a chances of injury, instability is very high. We have the more of instability, and
The swelling is very common. Swelling after any injury, the swelling chances are very, तो उसमें भी देखते हैं कि if any fracture or something is there, the swelling becomes very faster within 1 or 2 or 3 hours, 4 hours, the swelling becomes swell up. Or if any soft tissue injury is there, in that also swelling goes. So depending upon what the type of injury, the specialist we see, and after that they will regard ki what should be applied, what ice should be applied, or what should be applied, which treatment should be given. So this is the price protocol. The price protocol we mostly follow after this soft tissue injury. Soft tissue injury or any type of injury. If the patient comes up, is a player. Mostly sometimes the player come or patient come. So first the line of treatment we follow the price only. Price means first the any joint is affected, so we go for the protection. So P for protect the joint by splinting to them or give any support. Or after that, after protecting, we have to give the rest. We should not move the joint. After that, if any soft tissue injury or any trauma is there, so we have to give the IC first line of treatment. IC is very important after any soft tissue injury. After that, if possible, that we go for the compression. With the compression we can go for the elastic bandage or elastic tubing is there. And after the once the protection, rest, icing, compression has been done, then we'll go for the elevation to reduce the swelling. If the joint is affected, if there is soft tissue or any type of injury is there, if get been elevated because of the gravity dependent, the swelling get reduces very faster. So we usually follow this price protocol after the soft tissue injury. And very common is the runner because nowadays so many people are running marathon. Some people are marathon running, or some people are professional runners, or these are occasional runners, or some people work for only the leisure activity. So in that, for the knee joint, for the one is the more common for who are the sports people also, we see the runner knee, and we see the very common in the marathon runner also. So what are this, we can take this, what we can do, what we don't do. So for the marathon runners or runners is the more important, you have to do the stretching exercises. Warm up should be proper. If any pain or something, that you should put the icing. So you should take care of the proper, you have to take care of the knee joint. So how we can keep healthy knee joint, what we should do. So food to do to keep our knee joint healthy. So once we should do walking. Walking is very good. You can go for walking like 15 minutes, 20 minutes, how much has your body permits. So you should go as a leisure walk. It should not be, you can go for brisk walk also, but if the pain or something persists, so you should not go for walking. And that don't rest too much. Don't rest too much meaning is that you have to do any type of exercise you can. It is not like sitting on the couch and resting too much is not good for your knee joint. And do the exercise. The exercise which is weight training exercise are very good for the knee joint because this helps your strength and it develops the strength of the bone also. So what will be the end of weight training? Weight training mostly is not like any weight training exercise. We are going to the gym. In that weight training means like if you go for walking also, jogging also, running also, that is also comes in the weight training. And last is the non-weight bearing exercise. This non-weight bearing exercises is a very good who people are suffering from any type of knee injury. These exercises are very useful if people cross almost 55, 60 years, like cycling, swimming. These are the non-weight bearing exercises, which will help to strengthen the knee joint for a longer run. And if you have the pain or any type of means instability, so if needed, then you can use the stick also. If the pain is there, so you should not wait. You should take the expert advice. Meet your ortho, meet your physio, near is there. If the pain is there, so don't. Some people, if the pain is there, they neglect it. They drag for 1 days, 2 days, or few months. After they say kissing 6 years and the pain is there, and the pain is slowly, it will go on increasing. It is not like when the pain has come, it goes by itself. So if the pain is there, you have to take the expert advice. Expert will see and he will only
see the if any soft tissue injury is there, if any cartilage breakdown is there, it is a aging process. He will give you the proper guide. And what we should not do, don't jar your joint. If you have the pain or something, then you should avoid doing high impact exercises like jumping, kickboxing. These are the exercises put the most stress on the knee joint, especially over the cartilage. If your muscles are not strong, so automatically it will indirectly hamper your knee joint. And avoid painful activity if possible. Do avoid stop doing painful activity, and don't let your shoe make matter worse. Means cushion shoe can reduce stress on your knee. For proper shoe, consult for your physiotherapist or for your orthopedician also. They will guide you for the which types of shoe you can follow. Is some people have this flat feet, some people have the high arches. So in that case, we small changes of footwear, it will make a major difference. Like small cushions in sole can reduce a lots of stress on your knee joint. And if you're walking, jogging, or running, if your shoe has been broken or torn, so you should regularly you have change your shoe to for your proper for your healthy knee joint. We'll take another one single lecture only for the knee for the runner knees, which type of shoe is good for the running and which type shoe is good for the marathon. And if you're walking, which type of shoe should be there, what are the peculiarity should be there, we'll cover in the another lecture. And the main importance is once you do the exercise, if you are doing like normal walking and sometimes if you feel the pain, so what you have to do, you have to put the ice or you can put the heat. So for if you are doing any activity like running, jogging, after that you get the pain. So the main important is you should do this icing. Ice is very important. After the icing, any soft tissue injury, you should put the apply the ice. If the any chronic pain is there, chronic pain means if the pain is more than for 3 to 4 weeks. So let's can we get the chronic pain. In the chronic pain, we mostly use the heat therapy. Heat therapy means moist heat is the best thing that you can do. Moist heat is a good one. That in that the chronic pain you can use the moist heat. And after that, for the knee joint, most basically we go for the knee rehabilitation part. Knee rehabilitation mostly we have done mostly in the ACL reconstruction. We do knee rehabilitation, total knee replacement, knee strain, ligament injury. And basically what the knee rehabilitation total consists of. If we see the knee rehabilitation part, knee rehabilitation is not only that only the exercise. Knee rehabilitation completes everything regarding. You can see we start with the strengthening, stretching, flexibility, plyometrics, weight bearing exercises, agility, coordination, and balance training is there, proprioception, and for after that the we improve the running techniques also and the walking technique also. So we keep in the joint key which what will be the best for you. So regarding that we start the treatment plan. And last that we started with this online consulting because of this COVID and everything is going on. Patient cannot come out from their home because of this stuck. They are stuck in their home. So you can take this online consultation and on online treatment also. Why it is best for the online consultation? Online consultation is very good for you because you are at the home. The chances of infection is very less. Because of that, you can take the treatment online only and you can take the consultation also. Always the chances of infection become very less. I think so, sir. My slides are over. Now you can proceed. वी शुड गो फेसबुक लाइव पे शेयर करना पड़ेगा ताकि वी कैन पिक अप क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एंड आंसर अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो. Sir, because of some technical error that it cannot be shared on this Facebook. Okay, okay, okay. So questions, if you have any questions, then we can address that. Yeah. Just participant. I can say the participants have any questions, so they can ask.
फेसबुक लाइव पे भी आपके पेज पे देयर आर नो क्वेश्चंस. So I think we have no further questions, so we can. Yes, sir. We can end this. Yes, yes. तो अभी देखो, एक बार ट्राई करिए. यहाँ से जा रहा है लाइव पे, यहाँ से लैपटॉप से आपके नहीं सर. नहीं हो रहा है.